सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesair442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हमारी जो पॉलिटी की वन लाइनर सीरीज चल रही है उसके चैप्टर 32 और 33 को डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स, स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स एंड एसएससी के स्टूडेंट्स सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हमने बेसिकली जितनी भी पीवाईक्यूज हैं उनको ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर टू होल्ड अ मीटिंग? तो क्या कोरम होना चाहिए एक स्टेट लेजिस्लेचर में ताकि एक मीटिंग हो सके? तो देखो, जितने भी टोटल मेंबर्स होते हैं उस हाउस के, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका 1/10 होना चाहिए। जैसे हम एक यहाँ पे तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, यानी कि विधान मंडल की बात हो रही है राज्य के। तो स्टेट लेजिस्लेचर में दो चीज आती हैं, विधानसभा प्लस विधान परिषद। अब हर जगह तो विधान परिषद होती नहीं है, लेकिन विधानसभा हर राज्य में होती है। ठीक है, तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 1/10 ऑफ द, अगर हम मान लेते हैं कि यूपी है और यूपी की जो विधानसभा है उसमें 404 सीटें हैं। ठीक है, तो यूपी की विधानसभा में क्योंकि 404 सीटें हैं तो हम क्या कहेंगे कि एटलीस्ट 40 पीपल अगर प्रेजेंट हैं तो ही हम कहेंगे कोरम पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि 404 का हम क्या ले लेंगे, 1/10। तो अगर 40 लोग जो हैं वो आए हैं तब विधानसभा की मीटिंग चल पाएगी, वरना नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से विधान परिषद में अगर हम मान लें कितने लोग हैं, 70 लोग हैं, तो इसका 1/10 अगर हम कर देंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई कि कोरम का क्या मीनिंग है। अब अगर हम बात करें किसकी, पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में हम जनरली लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा में हमें पता है कि हमारे पास में अभी जो सदस्य हैं वो 545 हैं और 550 तक हो सकते हैं। तो यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के 55 सीटें नहीं आई हैं तब उसको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा भी नहीं मिलता। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा भी तभी मिलता है व्हेन यू गेट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो ये हमने लोकसभा को भी यहीं पे एज सच डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं एक एग्जाम्पल भी दूं तो 2014 की बात है या 2019 की बात है, कांग्रेस पार्टी की जो वोट्स आई थी, हाँ 2014 या 19 की बात है, 54 आई थी। ठीक है, या 53 आई थी। तो कांग्रेस पार्टी को टेक्निकली लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिल ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 55 सीटें होनी चाहिए। हाँ, अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो चाहे तो एक अमेंडमेंट के माध्यम से, मतलब एक एक्स्ट्रा रूल बना के उनको कह सकती है दैट दे आर लीडर ऑफ अपोजिशन, बट इफ वी गो बाय द लॉ तो उसके अकॉर्डिंग तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं मिल सकता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? चीफ मिनिस्टर किसी राज्य के राज्यपाल को कैसे अपॉइंट करता है? ठीक है, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट? एक राज्य का राज्यपाल है, वो चीफ मिनिस्टर को कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट करता है, यानी कि नियुक्त करता है? आर्टिकल 164। अच्छा, मैंने अभी ये बोल दिया था कि चीफ मिनिस्टर गवर्नर को अपॉइंट करता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि जो सीएम है क्या वो गवर्नर को अपॉइंट करता है? नहीं करता ना। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, यहीं से क्वेश्चन निकल गया। तो गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कई बार इस चीज को ये भी कहा जाता है कि भाई ये तो फेडरलिज्म का भी उल्लंघन हो गया, कि इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन। वो बात ऐसे ही कही जाती है कि भाई इंडिया में जो गवर्नर है, ही और शी इज गोइंग टू बी इन अ स्टेट, ही और शी हैज टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, बट उसका जो अपॉइंटमेंट है वो सेंटर कर रही है। ठीक है, तो ये चीज भी आप
याद रख सकते हो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो आर्टिकल नंबर 167, ठीक है। द प्रोविजंस फॉर क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन एनी स्टेट इज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 169। ये आर्टिकल 169 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं यानी कि विधान परिषदें हैं, उनका क्रिएशन यानी निर्माण भी होता है और इसी के तहत उनका अबोलिशन यानी उनको खत्म भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 169 के तहत कैसे विधान परिषद का फॉर्मेशन होता है, या आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, तो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है, रखता है, प्रोविजंस हैं उसमें ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। स्टेट है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन के लिए आर्टिकल 170, ठीक है। तो स्टेट मतलब ये वाला स्टेट जो है ये एक एक्सेप्शन है, स्टेट इज एन एक्सेप्शन टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 170 which says that state legislative assembly of a state shall consist of not less than 60 members, ठीक है। जो क्या कहता है कि जो विधानसभा है किसी राज्य की उसमें 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 170 ऐसा कहता है। क्या कहता है आर्टिकल 170 कि एक विधानसभा में कोई भी राज्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी विधानसभा में 60 से कम सदस्य हों, ठीक है। क्या कहता है ये आर्टिकल 170 कहता है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन भी है और वो राज्य है सिक्किम। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि सिक्किम में 60 से कम विधान सभा के सदस्य होंगे, है ना। तो सिक्किम में विधानसभा के कितने सदस्य हैं ये आपका होमवर्क हो गया। यू हैव टू राइट इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। देखो कुछ लोग ही वीडियो देख रहे हो, अभी जितने भी लोग देख रहे हो आप बहुत सीरियसली क्या करना है, आपको इस होमवर्क को फॉलो करना है, तभी आपका क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी बनेगी, रूटीन बनेगा और आपकी बेहतर प्रिपरेशन होगी, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ विधान परिषद इन द स्टेट, मतलब कौन सा आर्टिकल है जो ये प्रावधान करता है कि राज्यों में विधान परिषद हो। आर्टिकल नंबर 171। रिवाइज भी करवा देता हूं। एक हमने आर्टिकल 169 की बात करी थी, तो आर्टिकल 169 भी लेजिस्लेटिव काउंसिल से ही जुड़ा हुआ है, यानी विधान परिषदों से ही जुड़ा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएशन एंड अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। क्या लिखा है उसमें, क्रिएशन एंड अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में है। फिर आर्टिकल 170 की हमने बात करी थी, तो उसमें है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, कि जो विधान सभाएं हैं उनमें चुनाव कैसे होंगे किसी भी राज्य की विधानसभा में, उसका इलेक्शन के बारे में किसमें आर्टिकल 170 में लिखा हुआ है, और 171 में प्रोविजंस हैं ऑफ विधान परिषद इन अ स्टेट, ठीक है। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ, जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं यानी विधान मंडल की बात करते हैं एक राज्य की, तो उसमें क्या क्या होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद होती है, ठीक है। और ऐसा क्यों लिखा है वेयर इट एग्जिस्ट, बिकॉज वी नो भारत के हर राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो जहां पर भी होगी वहां पे वो भी लेजिस्लेचर का हिस्सा होगी। विच इज द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहते हैं, विधान परिषद। व्हाट इज द पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल्स, 4 महीने। अब देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि एक विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा ने एक बिल को पास कर दिया। अब हम मान लेते हैं कि उस राज्य में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के पास में जब वो बिल जाएगा, एक ऑर्डिनरी बिल है यदि वो, ठीक है, तो उस बिल को विधान परिषद क्या कर सकती है, 4 मंथ्स तक ही डिटेन करके रख सकती है, ठीक है। यानी 4 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना है, उसके ऊपर या तो उस बिल को पास कर देना है, और यदि वो उस बिल को अमेंड करना चाहते हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट लेके आना चाहते हैं, तो उसका सजेशन देना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। एक असर्शन है, द कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द डिवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्ट्रीज टू द गवर्नर। इसमें क्या है, कोर्ट्स को बार क्या आता है, रोका जाता है इंक्वायर करने से एडवाइस में, रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। अब मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, एक राज्य है उसमें कुछ मंत्री हैं, यानी कि
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, कोई एडवाइस दी है राज्यपाल को, तो उनके द्वारा जो सलाह राज्यपाल को दी जाएगी ना, तो उसकी जांच नहीं कर सकता है कौन, कोर्ट, कि उन्होंने क्या सलाह दी है। देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यदि ऐसा होने लग जाएगा कि एक मंत्री ने या मिनिस्टर्स ने क्या सलाह दी है गवर्नर को, तो ये बेसिकली क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर का। तो सेपरेशन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेटिव्स एंड जुडिशरी। तो इसमें भारत के कंटेक्स्ट में हम एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव्स को एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि यहां पे जो व्यक्ति एमएलए होता है वही मिनिस्टर बनता है, ठीक है। या अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर बन भी गया है तो उसके लिए एमएलए बनना जरूरी होता है। तो और जो जुडिशरी है वो बिल्कुल अलग है। तो जो जुडिशरी है वो क्या नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, जाएगी नहीं किसके ज्यूरिसडिक्शन में, एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव्स के। और एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव्स किसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं जाएंगे, जुडिशरी के। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग ये हुआ कि भाई जुडिशरी का जो काम है वो करेगी। जैसे कि जुडिशरी का जो काम है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी एक काम है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उस तक सीमित रहे, या उसका जो एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन है उस तक सीमित रहे। अब सुप्रीम कोर्ट जो है बैठ के ये सुनने लग जाए, इस चीज की जांच करने लग जाए कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या सलाह दी है गवर्नर को, या फिर हाई कोर्ट ये काम करने लग जाए, तो ये तो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर की जो बात है हमारे एक डीपीएसपी में भी लिखी है आर्टिकल 50 में, ठीक है। इसी सेपरेशन ऑफ पावर का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी को क्या कर दिया था, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। क्या दिया था, इट इज अल्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने इसका एक दो बार जिक्र भी किया है पिछली क्लासेस में कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पहला स्टेटमेंट है वो क्लियर हुआ होगा कि ऐसा क्यों है, कि क्यों कोर्ट्स को बार किया गया है फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। अब अगला स्टेटमेंट है, देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट ठीक है, इसी वजह, और ये उसका बिकॉज अगर हम लगा देते हैं तो कारण भी बन जाता है जो पहला स्टेटमेंट था उसका। तो इस तरीके से ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन असेंबली ऑफ अ स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। कोई भी मनी बिल किसी भी राज्य की असेंबली में नहीं आ सकता, कब तक, जब तक कि गवर्नर उसको क्या ना दे, रिकमेंडेशन ना दे। तो इस तरीके के बिल जो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर के पास नहीं हो सकते, मतलब कि इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकते हैं असेंबली में, उन बिल्स को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बिल कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बिल वह बिल होता है जो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर के या प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता हाउस में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 3, जिसके तहत आप क्या चाहते हो, किसी नए राज्य का फॉर्मेशन करना चाहते हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज हैं किसी स्टेट की उनको चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए भी क्या करना होता है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर की, या उस केस में तो क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब एक चीज ये भी आती है, व्हेन वी आर सेइंग दैट रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर इज रिक्वायर्ड, तो क्या गवर्नर के पास में यहां डिस्क्रिशन होता है, बताओ। गवर्नर क्या अपनी मर्जी से यह फैसला करता है कि यह बिल जो है मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा, मतलब किस चीज के लिए एक्सेप्ट करना, कि वो हाउस में इंट्रोड्यूस हो पाए या ना हो पाए। तो यहां पे गवर्नर के पास में डिस्क्रिशन नहीं होता, वो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही यहाँ पे काम करता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए कि व्हेन वी से दैट
नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली ऑफ अ स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसका मतलब क्या है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक्सेप्टेंस के बिना जो है इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी आती है, यहाँ पे मनी बिल जैसे लिखा हुआ है, तो मनी बिल जो है उसके लिए प्रोविज़न क्यों किया गया होगा? तो मनी बिल के लिए प्रोविज़न क्यों किया गया होगा बताओ आप, कि गवर्नर ऑफ द स्टेट की रिकमेंडेशन के बिना वो आ ही नहीं सकता। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो मनी बिल है ना वो इंट्रोड्यूस कौन करे? रूलिंग पार्टी करे। तो सिंस रूलिंग पार्टी शुड इंट्रोड्यूस द मनी बिल, इसी वजह से हमने उसको गवर्नमेंट बिल बना दिया। गवर्नमेंट बिल मतलब गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना वो आ ही नहीं सकता। अब मान लो कोई अपोजिशन पार्टी का मेंबर है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट मेंबर कहते हैं। अब वो प्राइवेट मेंबर ऐसा कहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या मनी बिल इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता? हो सकता है, लेकिन उसके लिए होगा क्या? पहले जो गवर्नर है ना, उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ भाई यह प्राइवेट मेंबर भी मनी बिल लेके आ सकता है। और गवर्नर एक्सेप्ट कर रहा है मतलब कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नर को कौन सलाह देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देंगे। तो इन जनरल जो अपोजिशन पार्टी का मेंबर है वो क्यों मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए मतलब चाहेगा कि मनी बिल इंट्रोड्यूस हो? कोई भी बिल मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस हो, जनरली जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो ये नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मनी बिल की तरह कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो राज्यसभा, मतलब कि यहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो विधान परिषद की जो शक्ति है वो खत्म। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करें, किसी बिल को मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है तो राज्यसभा उस केस में क्या हो जाती है? पावरलेस हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह से इन जनरल जो अपोजिशन पार्टी का मेंबर है, प्राइवेट मेंबर जो है, वो तो ये चाहेगा ही नहीं कि कोई बिल मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस हो। इवन देन इफ देर इज अ प्राइवेट मेंबर हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ मनी बिल, तो उसमें भी गवर्नमेंट का से ज़्यादा हो मनी बिल के मैटर्स में। इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि जो गवर्नर है स्टेट का, उसकी प्रायर रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करी है ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ इस क्वेश्चन तक ही सीमित ना रहे। ठीक है। द राइट मेथड टू स्टैब्लिश और कैंसिल द सेकंड चैम्बर इन द स्टेट। सेकंड चैम्बर का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विधान परिषद की। इंग्लिश में बोलें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की। प्रपोजल इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद फुल मेजॉरिटी अलोंग विद लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। अब इसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है? 169 होता है। द फॉलोइंग कैन बी डिजॉल्व बट कैन नॉट बी डिजॉल्व बट अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, हर 5 साल में विधान सभा जो होती है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, वो डिसॉल्व होती है। ठीक है। तो लेकिन विधान परिषद की जब हम बात करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होती। विधान परिषद एक ऐसी बॉडी है जो लगातार काम करती रहती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो सदस्य होते हैं उनका 6 ईयर्स का कार्यकाल होता है। उनका जो टर्म होता है यानी कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है। और उसमें भी इस तरीके से होता है कि जितने भी विधान परिषद के सदस्य हैं सारे के सारे एक बार में रिटायर ना हो जाएं। ठीक है। तो 2, 4, 6 इन जनरल इस तरीके से चलता है। ठीक है। कि जब एक व्यक्ति के 6 साल हो गए होंगे तब कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसके 2 ही साल हुए होंगे, कोई एक होगा जिसके 4 ही साल हुए होंगे, तो वो लोग विधान परिषद में बैठे होंगे। तो इस तरीके से विधान परिषद कभी डिसॉल्व होती ही नहीं है कि पूरी विधान परिषद ही क्या हो गई? भंग हो गई। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन विधान परिषद को अबॉलिश किया जा सकता है। अभी हमने ऊपर भी देखा कि भाई किसी भी राज्य में विधान परिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आर्टिकल 169 जो है उसमें क्या है? उसमें प्रोसीजर है कि किस तरीके से एक विधान परिषद का फॉर्मेशन हो सकता है और किस तरीके से एक विधान परिषद को अबॉलिश किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट है वो क्या करेगा? 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन यानी कि संकल्प पारित करेगा।
एक रेजोल्यूशन पारित करेगा, ठीक है, कि हम क्या चाहते हैं कि इस विधानसभा को अबॉलिश कर दिया जाए। उसके बाद में जो हमारी पार्लियामेंट है उसको सिंपल मेजॉरिटी से इस चीज को क्या करना होगा, एक बिल बना के एक्सेप्ट करना होगा, और उसके बाद में विधान परिषद क्या हो जाएगी, अबॉलिश हो जाएगी, ठीक है। इसके फॉर्मेशन का भी यही प्रोसेस होता है। तो आप लोग क्या करो, एक बार, ऑल्दो मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, आर्टिकल 169 को भी जाके एक बार पढ़ो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहला क्या है, एक विधान परिषद में देयर में नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, कि ऐसा हो सकता है कि उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस राज्य की, जैसे हम मान लेते हैं विधानसभा जो है उसके 300 सीटें हैं, ठीक है, देयर में नॉट बी, कि उसके 1/3 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। जैसे विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो एक विधानसभा है जिसमें 300 सीटें हैं, तो वहाँ की विधान परिषद में मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं, 300 सीट्स किस में है, विधानसभा में। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद में मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं, यहाँ मैं मैक्स लिख देता हूँ 100, ठीक है। यानी कि उस विधान परिषद में सीटें कितनी हो सकती हैं, 120 हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती। 99 हो सकती हैं क्या, हो सकती हैं। 98 हो सकती हैं क्या, हो सकती हैं। 150 हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती। 67 हो सकती हैं क्या, हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि विधान परिषद जो होती है किसी भी राज्य की, उसमें उस राज्य के विधान परिषद में जितनी सीटें हैं उसकी 1/3 सीटें होती हैं जो मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से एक विधान परिषद में मिनिमम कितनी सीटें होनी चाहिए उसका भी एक नंबर फिक्स किया हुआ है, तो वो आपको बताना है। मिनिमम सीट्स इन विधान परिषद, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये सर्च करना है और बताना है, ठीक है। तो खैर इसी क्वेश्चन में ही नीचे लिखा हुआ है वो कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन एनी स्टेट ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी अबॉलिश्ड बाई, ठीक है, द पार्लियामेंट एज पर रेजोल्यूशन पास बाई द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये मैंने अभी आपको ऊपर ही डिस्कस किया था, आर्टिकल 169 फिर से रिपीट हो गया ये। तो आप देखो इन क्वेश्चंस को यही यदि आप कंप्लीट कर लेते हो और आपने एक बार भी यदि पॉलिटी पहले पढ़ी हुई है तो आप देख सकते हो कि कितने हॉलिस्टिकली आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। जब हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, एक प्रस्ताव या फिर एक संकल्प। तो इन एनी स्टेट ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन एनी स्टेट, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, इन एनी स्टेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी अबॉलिश्ड बाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट करेगी ये काम, लेकिन रेजोल्यूशन कौन पास कर रहा है, विधानसभा। अब रेजोल्यूशन कैसे पास होता है मैं फिर से बता देता हूं, 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। तो 2/3 बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग की और उसके साथ में एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जब ये दो चीजें होंगी तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि भाई एक संकल्प पारित हो गया कि हाँ इस राज्य की विधानसभा ये चाहती है कि विधान परिषद का निर्माण हो। उसके बाद में अब किसके पास में पावर आ गई है, पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट अब क्या करेगी, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सिंपल मेजोरिटी से,
ठीक है, एक बिल पास करेंगे कि एक पर्टिकुलर राज्य में विधान परिषद बननी चाहिए और फिर विधान परिषद को बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चंस ही इतने अच्छे हैं कि आप देखोगे कि आपके अगर कुछ लैक करता है कॉन्सेप्ट तो इन क्लासेस से आप उसको पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेजोल्यूशन adopted by a state legislative assembly under article 169 of the constitution of India for the abolition of the state legislative council is correct? क्या कह रहे हैं ये कि जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ठीक है, यानी कि एक संकल्प जो है उसको अडॉप्ट कर लिया गया किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा, संविधान के आर्टिकल 169 के तहत। और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हम अबॉलिश करेंगे, यानी कि खत्म कर देंगे किसको? विधान परिषद को। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमने जो करेक्ट स्टेटमेंट है उन्हीं को दिया हुआ है। इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। तो अगर ऐसा होता है तो यह क्या करता है? यह जो यूनियन है उसके ऊपर, यानी केंद्र सरकार के ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं डाल देता कि आपको उसको अबॉलिश करना ही पड़ेगा। एक विधानसभा ऐसा हो सकता है, जैसे हम मान लेते हैं तमिलनाडु है, तमिलनाडु की विधानसभा है। तमिलनाडु की विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प पारित किया 2/3 बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से, यानी विशेष बहुमत से, कि हम चाहते हैं कि यहाँ की विधान परिषद को अबॉलिश कर दो। अब मामला, अब बॉल किसके पाले में चली गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि पार्लियामेंट के पास में मामला आ गया है। अब पार्लियामेंट में मान लेते हैं हम कि जो एनडीए की गवर्नमेंट है अभी, वो ये कहती है कि नहीं, हम नहीं चाहते कि विधान परिषद अबॉलिश हो। तो वो क्या करेंगे? बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे लोकसभा में, ठीक है, कि विधान परिषद को अबॉलिश किया जाए। तो क्या होगा? विधान परिषद अबॉलिश नहीं होगी। यही इसमें लिखा हुआ है कि भाई एक राज्य ने आर्टिकल 169 के तहत भले ही 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर दिया हो कि विधान परिषद अबॉलिश कर दी जाए, लेकिन वो एक ऑब्लिगेशन नहीं है यूनियन के ऊपर, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। यूनियन चाहे तो उसके बाद भी अबॉलिश ना करे, ठीक है। तो इससे भी हमको क्या देखने को मिलता है? दैट इन इंडिया वी डू नॉट हैव अ ट्रू फेडरेशन, और यूनिटरी बायस भारत में है, ठीक है। गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि गवर्नमेंट एक्शन लेगी फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव इन पार्लियामेंट, ठीक है। ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेगी, एक बिल को इंट्रोड्यूस करवाएगी, उसके बाद में क्या होगा, ये डिसाइड होगा कि भाई वो बिल पास होता है तो विधान परिषद अबॉलिश होगी, और अगर वो बिल लैप्स हो जाता है, पारित नहीं हो पाता, ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता, तो विधान परिषद अबॉलिश नहीं होगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स आर्टिकल 168 है। इन आर्टिकल्स को आपको याद रखना है। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 178, ठीक है। फिर है सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स आर्टिकल 195, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि किसी चीज़ को डिफाइन किया गया हो, ठीक है। जैसे हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्वेश्चन किया था, देन वी वर सेइंग दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। जैसे उसमें था ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो हमने कहा था नहीं भाई ऐसा नहीं है। इसी तरीके से आर्टिकल 29 और 30 जब हम पढ़ रहे थे और वो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड थे, तो भी मैंने आपसे कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया कि माइनॉरिटी क्या होते हैं। उसने कहा कि माइनॉरिटी के कुछ अधिकार होंगे और कुछ स्पेशल विशेषाधिकार होंगे, बट दैट आर्टिकल नो वेयर डिफाइंड who we should assume as minority. But when we talk about article 110, it gives the definition of money bill, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझना है कि इसी वजह से ये जो आर्टिकल है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी में भी हर 2 साल में, प्रीलिम्स में तो आर्टिकल 110 मनी बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। अब है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रूल ऑफ प्रोसीजर फॉर मोशन फॉर एडजर्नमेंट ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो अब एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले बात करी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। स्पीकर्स कंसेंट इज नेसेसरी टू मूव द मोशन, बिल्कुल ठीक बात है। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, किसी भी राज्य में या फिर सेंट्रल लेवल पे, मतलब पार्लियामेंट के लेवल पे भी
यदि एडजमेंट मोशन को आपको इंट्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए कंसेंट ऑफ द स्पीकर इज नेसेसरी। द मोशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट ऑकरेंस एंड नॉट मोर देन वन सच मोशन शैल बी मेड एट द सेम सिटिंग। मोशन को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी स्पेसिफिक मैटर के लिए जो रिसेंट ऑकरेंस का है, और एक ही सिटिंग में एक से ज़्यादा बार ये प्रस्ताव यानी कि एडजमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। देखो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि एक राज्य की विधानसभा में जितनी सीटें होती हैं, विधान परिषद में जो मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं उसकी 1/3 हो सकती हैं। जैसे कि अगर एक राज्य की विधानसभा में 150 सीटें हैं, ठीक है, तो विधानसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें हो सकती हैं, मैक्सिमम 50 सीटें हो सकती हैं विधान परिषद में, मैक्स। और ये क्या कह रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट यानी कि विधान परिषद एक राज्य की कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। बिल्कुल गलत हो गया। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट यानी कि एक राज्य का राज्यपाल नॉमिनेट करता है द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये क्या कह रहे हैं कि वो ऐसा करता है, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव अ लेजिस्लेचर ऑफ इट्स ओन। बहुत ईजी है, लद्दाख है, हम सबको पता है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। गवर्नर एक कस्टमरी एड्रेस देता है, ठीक है, यानी कि कस्टमरी एड्रेस मतलब एड्रेस का मतलब यहाँ पे है भाषण। ठीक है, इसको हम संबोधन भी कह देते हैं कई बार कि उसने भाई सभा को संबोधित किया यानी कि स्पीच दी उसने। कस्टमरी यानी जो कस्टम से रिलेटेड है, और कस्टम क्या होती है, प्रथा। तो प्रथागत, तो प्रथागत संबोधन जो है वह राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, कैसे, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, यानी कि फर्स्ट सेशन मतलब जो पहला सत्र है उसका कमेंसमेंट हो रहा है यानी उसकी शुरुआत हो रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो गवर्नर होगा वो एक प्रथागत भाषण देगा यानी कि कस्टम के तहत एक स्पीच देगा। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। बिल्कुल ठीक है। अब एक विधानसभा है, उसके पास में किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके, किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेके कोई है ही नहीं, कोई नियम ही नहीं है किसी विशेष मामले को लेकर, तो वो क्या करेगा, जैसा लोकसभा ने किया होगा वैसा कर लेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कह सकते हैं इसको हम एक तरीके से। ठीक है, और हिंदी में पूर्व उदाहरण। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश बाय द स्टेट गवर्नर। ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है कि 1/10 जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनको क्या होगा, स्टेट गवर्नर नॉमिनेट करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिपीटेशन है ये क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल सो फार इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 प्रोवाइड्स फॉर इट। तो हम क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है अभी तक, इवन दो जो 7th अमेंडमेंट था 1956 का उसने कहा था होनी चाहिए। ये हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट इन दी फॉलोइंग स्टेट, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इनको आप याद कर लो। ठीक है, और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में ऐसा है कि बनती बिगड़ती रहती है। एक पार्टी आती है वो कहती है विधान परिषद होनी चाहिए, दूसरी पार्टी आती है वो उसको अबॉलिश करना चाहती है। ठीक है, तो ऐसा भी चलता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई विधान परिषदें जो हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो भी हमें सोचनी पड़ेगी कि वो कई बार एक पॉलिटिक्स का अड्डा बन के रह जाती हैं विधान परिषदें। ठीक है, और वो एक टूल हो जाती हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि गवर्नर क्या करता है, नॉमिनेट कर सकता है। तो इसी तरीके से विधान परिषद जो है वो टूल बन के रह जाता है कई बार कि जो लोग एमएलए नहीं बन पाए, मतलब जनता ने उनको नहीं जिताया, उनको बैकडोर एंट्री दे दी जाए विधान परिषद के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें सोचनी चाहिए। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एक परमानेंट हाउस है, हमने पहले भी पढ़ा है। इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ये भी हमने पढ़ा है। एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर हो जाते हैं। ठीक है,
ये भी इजी चीज़ है। टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर्स, ये भी हमने पढ़ा। तो ये जो क्वेश्चन था इसके लगभग सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया 500 हैं, ठीक है, इसको याद कर लो। यूपी में कितने हैं? शायद 404 के आसपास हैं। आप लोग क्या करो, आप जिस जिस स्टेट के हो सब लोगों को क्या करना है, अपने राज्य में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी सीट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ना स्टेट कैन बी रिस्पेक्टिवली 60 एंड 500। तो हमने क्या कहा, जो मिनिमम स्ट्रेंथ हो सकती है विधानसभा की वो 60 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 500 होनी चाहिए। और वो हमने देखा भी है कि सिक्किम इज एन एक्सेप्शन टू द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ विधानसभा, वो हम पीछे देख के आए हैं, है ना। अब इसमें इन्होंने कुछ राज्य दिए हुए हैं कि उसमें कितनी सीटें, ऐसे गोवा जो है मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 40, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और यूपी में 403। मैं 404 बोल गया था, 403 है, ठीक है। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट 12, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कम से कम ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम जो है वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? यूपी में है, 403 सीटें हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो पर पर्सन 1 वोट के कॉन्सेप्ट पे चलता है। इसी वजह से जिस राज्य में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस राज्य में जो सीटें होंगी वो भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। ताकि हम क्या कर सकें, अगर हम पूरे देश को एक सूत्र में माने तो पर पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट ठीक से काम कर पाए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, ठीक है। तो फाइनल अथॉरिटी कौन होती है? विधानसभा के किसी सदस्य को, मतलब यहाँ बेसिकली बात हो रही है एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है आपको। किसके? विधानसभा है, विधानसभा में एक एमएलए है, यू वांट टू डिस्क्वालीफाई इट। तो मतलब कौन फाइनल अथॉरिटी है उसको डिस्क्वालीफाई करने की? गवर्नर है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? 25 ईयर्स, 25 वर्ष है। इफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट वांट्स टू रिजाइन ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर। ये बहुत यूनिक है, ये आपको याद होना चाहिए। कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को देता है। द स्पीकर कंटिन्यूज टू बी द स्पीकर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर डिसोल्यूशन। देखो, एक विधानसभा थी, वो डिसॉल्व हो गई यानी भंग हो गई। तो उस विधानसभा के डिसॉल्व हो जाने के बाद में जब न्यू विधानसभा बनेगी तो उस न्यू विधानसभा में भी वही पुराने वाला जो स्पीकर है वो बैठेगा, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कब तक बैठेगा? जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता, ठीक है। तो अब है हाउ लॉन्ग कैन अ मिनिस्टर कंटिन्यू विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली? 6 महीने। जैसे कि मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे ऊपर किसी राज्य के लोग जो है मेहरबान हो गए, तो वो क्या कर सकते हैं? मैंने भले ही एमएलए का इलेक्शन ना लड़ाओ, ठीक है, और मेरे से कहते हैं कि आप जो हम चाहते हैं कि आप क्या बन जाओ? सीएम बन जाओ। तो क्या मैं सीएम बन सकता हूँ? यस, मैं सीएम बन सकता हूँ। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर मुझे, अगर उस राज्य में विधानसभा है तो एमएलए का चुनाव लड़के क्या बनना होगा? एमएलए बनना होगा। और यदि वहाँ पे विधान परिषद है तब तो मेरी बैकडोर से भी एमएलसी बनाने की एंट्री हो सकती है मुझे, और उसके बाद में सीएम बन जाऊँगा वहाँ का, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एज सच ऐसा हुआ भी था। किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पर जो हमारे उद्धव ठाकरे जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, है ना। तो उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री कैसे बने, ये आपको क्या करना है? एक बार रीड करना है, ठीक है। उसमें ये जो प्रोविज़न है वो बड़ा काम आएगा आपके। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। पे एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हु प्रोरोग्स द विधानसभा ऑफ अ स्टेट? गवर्नर। प्रोरोग मतलब जो सेशन चल रहा था, एंड ऑफ सेशन,
ठीक है, सेशन यानी कि सत्र जो है उसका अंत, इसी को हिंदी में बोल देते हैं सत्रावसान, यानी कि सत्र प्लस अवसान। अवसान का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। तो सत्र क्या हो गया है? खत्म हो गया है। ठीक है। आफ्टर द अयोध्या इंसिडेंट इन 1992 विधानसभा इन सम स्टेट्स वाज डिसॉल्व्ड। विच स्टेट द विधानसभा वाज नॉट डिसॉल्व्ड? बिहार में डिसॉल्व नहीं हुई थी, आप याद कर सकते हो। यूपी में डिसॉल्व हो गई थी उस टाइम पे, कर्नाटका तक में डिसॉल्व हो गई थी। ठीक है, उसी टाइम पे केस आया था, यदि आपको याद हो तो, एसआर बोम्मई केस। तो ये आपको होमवर्क भी है कि आपको एसआर बोम्मई केस के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है। विच स्टेट हैज़ प्रपोज्ड रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन जॉब्स एंड एजुकेशन? आंध्र प्रदेश में हुआ है ऐसा। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट यदि वो 25 वर्ष से कम आयु का है तो। ठीक है। विच स्टेट्स इन इंडिया हैव कॉमन सिविल कोड, या फिर हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी? गोवा में है और उत्तराखंड में है। ठीक है, गोवा में तो बहुत पहले से है, उत्तराखंड में अभी करंटली आया है। अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स आर कंट्रोल्ड बाई दी अकाउंट्स ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद दैट ऑफ यूनियन आर कंट्रोल्ड बाई कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज लीव टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल वेस्ट इन दी प्रेसिडेंट। सिंपल है। द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाई द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो कंटिजेंसी फंड जो होता है इसको हम कहते हैं आकस्मिकता निधि, यानी कि ये बेसिकली एक इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नर को कम्युनिकेट करेगा, यानी बताएगा सारे निर्णय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं एक राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। द चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। ठीक है, जो कानून बनाने के लिए जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, जो प्रस्ताव आ रहे हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बताएगा। चीफ मिनिस्टर सबमिट्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर any matter on which decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council if governor requires। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर सबमिट कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी मैटर जिसपे डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड, मतलब उसको कंसिडर नहीं किया गया है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, मतलब काउंसिल के द्वारा, इफ गवर्नर रिक्वायर्स, और गवर्नर चाहता है कि ऐसा हो। ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? यूपी। कौन थी? नाम बताओ। सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो सुचेता कृपलानी, ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, सुचेता कृपलानी की जब हम बात करते हैं, शी वॉज द वाइफ ऑफ जेपी कृपलानी। आपने इनका नाम सुना ही होगा, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं, एक चीज़ और है वैल्यू एडिशन के तौर पे, जब हम बात करते हैं कि हमारे देश में पीएम किसको बनना चाहिए, इस पे जब डिस्कशन हुआ था, तो इन जनरल ये बात सारे लोग जानते हैं कि सरदार पटेल वॉज द फर्स्ट चॉइस, है ना। ठीक है, तो जितने भी लोग थे, जब वोटिंग हुई, मोस्ट ऑफ देम वोटेड फॉर सरदार पटेल। तो फर्स्ट पे सरदार पटेल थे, तो सेकंड नंबर पे ये जेबी कृपलानी थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन बने कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन ये आ ही गया, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट वाज सुचेता कृपलानी। ठीक है। विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है? देखो, इसमें क्या हो रहा है, नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं हम। लेजिस्लेचर कहाँ नॉमिनेट होता है? राज्यसभा में, है ना। तो राज्यसभा में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट होके आते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया हो साइंस की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, है ना,
या फिर कोई समाज के लिए कुछ भले का काम किया हो, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि भाई इन क्राइटेरिया में यदि आप फिट बैठते हो तब आप राज्यसभा में नॉमिनेट होके आ जाओगे। ठीक है, तो अब जो लोग राज्यसभा में नॉमिनेट होके आए हैं, दे आर नॉन पॉलिटिकल पीपल। अर्लियर दे वर नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि जब वो नॉमिनेट होकर राज्यसभा में आ गए तो 6 महीने के अंदर अंदर इफ़ दे वांट टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी दे कैन ज्वाइन। उसके बाद नहीं कर सकते वो। ठीक है, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। ये तो हम जब बात करते हैं कि क्या फ्लॉज हैं या क्या पिटफॉल्स हैं, तो इट इज़ अ पिटफॉल। ठीक है, पिटफॉल मतलब ये कमी है। ठीक है, ड्रॉबैक है हमारे सिस्टम में कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, बेसिकली स्पीकर की यहाँ बात हो रही है कि वो डिफेक्शन केस कितने टाइम फ्रेम में रिजॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है, वो है ही नहीं कुछ। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि पूरे 5 साल बीत गए और किसी व्यक्ति के ऊपर डिफेक्शन के चार्जेस थे और स्पीकर ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। ठीक है, और उसने अपने पूरे 5 साल मज़े से काट लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर सकती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर सकती है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकती है, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ये तो हमको पता ही है कि भाई जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो विधानसभा भी पार्टिसिपेट करती है। अब जब हम बात कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की, तो देखो नाम में ही राज्यसभा है, तो ये बेसिकली राज्यसभा क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है, तो इसी वजह से जो विधान सभा हैं उनको ये अधिकार होगा कि वो इसमें वोट डालें, और इसी तरीके से जो विधान परिषद है ये तो अपर हाउस है इन स्टेट, तो इसमें भी क्या होगा? विधानसभा पार्टिसिपेट करेगी ही। द मेंबर्स ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। इंडस्ट्रियलिस्ट, सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। मतलब एक राज्य है, राज्य में कंटिजेंसी फंड कैसे बनेगा? लेजिस्लेचर के द्वारा, राज्य के। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज द चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। देखो चीफ सेक्रेटरी जो होता है, यदि आपको मीन्स देना है तो इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसकी क्या वर्किंग होती है, उसको आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। जैसे कि स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी होता है, उसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार, दोनों की फंक्शनिंग की, कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या फंक्शन है और चीफ सेक्रेटरी का क्या फंक्शन होता है। स्टेट हैविंग मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज मध्य प्रदेश। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, मोस्टली सबको मालूम रहता है कि मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। 32 और 33 को हमने किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो फिर मैं वही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के ऊपर, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी करें।